और आधी रात आईआरजीसी ने किया हिंसक दमन। खुमैनी शहर में एक रात में 140 लोगों की हत्या की गई है। नजफाबाद में सैकड़ों लोगों के मारे जाने का दावा है। नजफाबाद में इंटेलिजेंस चीफ ने भीड़ पर चलवाई गोली। रात के अंधेरे में सड़कों से खून के धब्बे धुलवाए गए। प्रत्यक्षदर्शी के हवाले से दमन का दावा। तो ब्रिटेन के सांसद और इजरायल की खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान में नरसंहार हुआ है। ऐसा नरसंहार जिसमें मौत पुलिस की गोली या फांसी घर में नहीं हुई, बल्कि लोगों के घरों और सड़कों पर हुई है। दावा है कि खामनेई की सरकार ने 800 विद्रोहियों की फांसी माफ कर दी, लेकिन हजारों प्रदर्शनकारियों को केमिकल वाले जहर से मार डाला। अब सवाल है कि वो कौन सा सीक्रेट केमिकल था जिसने ईरान में इतने बड़े पैमाने पर खामनेई विरोधियों की सांसें छीन ली। सवाल यह भी है कि क्या ईरान में ट्रंप की सबसे बड़ी रणनीतिक हार है? क्या इंटरनेट बंद करके ईरान में नरसंहार हो गया? क्या केमिकल को खामनेई ने हथियार बनाकर इस्तेमाल किया? दावा है कि ईरानी सुरक्षा बलों ने विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों पर टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंस का इस्तेमाल किया। ब्रिटेन के सांसद बिल रेमेल ने दावा किया है कि उनके पास खुफिया रिपोर्ट है। केमिकल हमले के बाद ईरान में बड़ी तादाद में लोग मारे जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि 8 और 9 जनवरी को ईरान में प्रदर्शनकारियों पर केमिकल हथियार का इस्तेमाल हुआ और उसके असर की वजह से ईरान के बागियों की अब मौत हो रही। और ईरान में केमिकल हमला पहले भी हो चुका है। 2022 के विरोध प्रदर्शनों में हरे रंग की गैस का इस्तेमाल हुआ था। ये एडमसाइड या हेक्साक्लोरोएथेन गैस थी, जिससे जलन, मितली और लकवा होता है, लेकिन किसी की जान नहीं जाती। मगर इस बार आरोप कहीं ज्यादा गंभीर है। कहा जा रहा है कि ऐसा केमिकल इस्तेमाल किया गया जो तुरंत नहीं लेकिन बाद में मारता है। इसमें कई नाम सामने आ रहे हैं। इनमें पहला नाम है मस्टर्ड गैस या सल्फर मस्टर्ड। ये सांस के जरिए पहुंचता है अंदर, श्वसन तंत्र और बोन मैरो तक को नुकसान पहुंचाकर डीएनए लेवल पर चोट करता है और एक्सपोजर के 14 दिन के अंदर निमोनिया जैसे लक्षणों से मौत हो जाती है। जहर का दूसरा नाम है फॉस्जीन। ये रंगहीन केमिकल है। इसे प्लास्टिक और डाई इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। ये सीधे फेफड़ों को निशाना बनाता है। एक्सपोजर के बाद मरीज को लगता है कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन 5 दिनों के भीतर दम घुटने से मौत हो सकती है। ऐसा ही एक और जहर है लुइसाइट। इसमें आर्सेनिक होता है। शुरुआत में आंखों में जलन होती है, सांस फूलती है, 3 दिन में मल्टी ऑर्गन फेल कर देता है। फेफड़ों पर यह हमला करता है और फिर ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर 3 दिन में यह मल्टी ऑर्गन फेल कर देता है। अब राइसिन और थैलियम जहर सांस के जरिए शरीर में जाते हैं और 3 से 5 दिन में मल्टी ऑर्गन फेल करके बड़ी संख्या में ये लोगों को मार सकता है। आशंका है कि इन्हीं में से किसी एक जहर का इस्तेमाल ईरान में हुआ है। इसलिए इसे ट्रंप की सबसे बड़ी रणनीतिक हार बताया जा रहा है। और अमेरिकी नौसेना का न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन अरब सागर से ओमान की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है। यह तैनाती सेंटकॉम क्षेत्र के तहत की जा रही है, जहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और फारस की खाड़ी दोनों पर नजर रखी जा सकती है। एयरक्राफ्ट कैरियर के चारों ओर तैनात हैं 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, यूएसएस स्प्रूएंस, यूएसएस माइकल मर्फी और यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन जूनियर। ये डिस्ट्रॉयर स्ट्राइक ग्रुप की सुरक्षा और मिसाइल डिफेंस की जिम्मेदारी संभाले हुए। इसके साथ मौजूद है टिकॉन डेरोगा श्रेणी का क्रूजर यूएसएस मोबाइल बे। ये जहाज पूरे स्ट्राइक ग्रुप का कमांड और एयर डिफेंस कंट्रोल सेंटर माना जाता है। सतह के नीचे भी अमेरिकी मौजूदगी मजबूत है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास एक फास्ट अटैक सबमरीन की तैनाती की गई है। इस सबमरीन का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है। इसकी लोकेशन के बारे में भी कोई सटीक खबर नहीं है। इसके अलावा F-35A जैसे फाइटर जेट्स और B-2 स्पिरिट बॉम्बर पूरे इलाके को घेरे हुए और वॉर रेडी हैं। कतर का अल उदैद एयरबेस ईरान की राजधानी तेहरान से 1100 किलोमीटर दूर और इराक की मिसाइलें इसे निशाना बना चुकी। लेकिन इराक के अईन अल असद एयरबेस की दूरी तो तेहरान से सिर्फ 700 किलोमीटर दूर। यहां तक ईरान की मिसाइलें ही नहीं, लंबी दूरी के ड्रोन भी हमला कर सकते हैं।